अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जिसने ये आतंकी हमले को अंजाम दिया। और इसका जी। मकसद ये था कि आतंक को रिवाइव करना, जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल को रिवाइव करना। और लाल किला, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए चुना गया है कि उनकी देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है। और शाम का टाइम इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है। हम्म। अभी माना ये जा रहा है कि कल सुबह जो रेड्स हुई थी हरियाणा में, जहां पर लगभग 2900 किलोग्राम के करीब एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए थे, जी। वो कहीं ना कहीं एक प्रीकर्सर था इस आतंकी हमले का। हम्म। क्योंकि आतंकवादी जिस ने डॉक्टर उमर, जिसने माना ये जा रहा है कि ये विस्फोट को अंजाम दिया, अब वो बौखलाहट में था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उनका मॉड्यूल जो है वो पुलिस ने बस्ट कर दिया है और उसे भी किसी वक्त अरेस्ट किया जाएगा। हम्म। तो उससे पहले उसने ये आतंकी हमले को अंजाम दिया, जी। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी जो हो वो इस आतंकी हमले में हो। अब सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो ये छानबीन कर रही हैं, क्या कोई और स्लीपर सेल है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जी। क्या कहीं और इस आतंकी जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं फिर ये ऐड करना चाहूंगा, देख लीजिए, कल एक रात को आतंकी हमला होता है जिसमें बेगुनाह 12 लोग मारे जाते हैं और जी। 28 के करीब लोग जख्मी होते हैं। लेकिन पूरा क्रेडिट सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को जाता है, क्योंकि 2900 किलोग्राम अगर एक्सप्लोजिव्स, अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए हैं, हम्म। तो आप ये सोच लीजिए कि आतंकवादियों का कितना बड़ा मंसूबा जो है वो विफल कर लिया है जी। सुरक्षा एजेंसियों ने। क्योंकि अगर ये 2900 किलो विस्फोटक देश के अलग अलग इलाकों में यूज किया जाता है इन आतंकवादियों द्वारा, हम्म। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन इतनी बड़े आतंकी हमले को विफल किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि आज जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह ने दो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लिए, शाम की हम्म। जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उन्होंने ली, ये कड़े निर्देश दे दिए हैं कि इस आतंकवादी जो घटना है इसकी जड़ तक जाना है, और इसके पीछे जो लोग मुलविस हैं, जहां पर भी छुपे हुए हैं, उन्हें निकालना है और उन्हें पूरी सजा जो है वो देनी है। जी विशाल। जी। अब मैं इस पे जरा और आगे बात करना चाहूंगा। कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप किस तरह से देखते हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा कारनामा उस एंगल से है कि जैसा अभी तेंदर जी ने बताया कि तकरीबन 29 मतलब काफी बड़ी मात्रा में जो है एक्सप्लोसिव हरियाणा के फरीदाबाद से जो है वो जब्त किया गया, पता चल गया वक्त रहते, वरना पता नहीं क्या हाल हो सकता था अगर वो उस अपने नापाक इरादे को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से अब किस तरह से इस सिचुएशन को एसेस किया जाए, कैप्टन अनिल गौड़ साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत धन्यवाद करूंगा और शाबाशी भी दूंगा कि हम्म। उन्होंने उनके स्विफ्ट एक्शन से हम्म। ये सारा का सारा मॉड्यूल जो है, टेरर मॉड्यूल जो इंटेलेक्चुअल्स का था, ये अनरावल कर लिया उन्होंने। जी। इससे पहले कि ये अंजाम देते अपना जो इनके मंसूबे हैं। हम्म। क्योंकि मेरे अंदाज से एक चीज है कि ये जो जिस हिसाब से इन्होंने ये सारा असला इकट्ठा किया हुआ था और हम्म। जिस हिसाब से ये अमोनियम नाइट्रेट, ये एक जगह 300 केजी था, दूसरी जगह 2500 था, एक हम्म। और जगह भी आज सुबह एक और घर से और मिला है। तो ये तकरीबन, और उस गाड़ी के अंदर भी था। तो जी। इसका मतलब तकरीबन तकरीबन 4000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने इकट्ठा किया था। इसका हम्म। मतलब इन्होंने बहुत बड़ा एक साजिश रची हुई थी। हम्म। और वो साजिश जो मेरे हिसाब से है, हम्म। वो 26/11 वाले दिन जो है वो सारे हिंदुस्तान में इन्होंने करना था। हम्म। ये उसी हिसाब से है जिस हिसाब से 26/11 ताज मुंबई में हुआ था। हम्म। ये उसी उसी के लिए एक हिसाब से उन्होंने करके दिखाना था कि हिंदुस्तान के अंदर हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। और इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, ये तो कोई दो राय है नहीं। हम्म। दूसरी बात ये है, देखिए, सबसे बड़ी चीज, जी। ये जो चीज हुई है, ये क्योंकि इतनी तेज अनरेवल हुआ है ये सारा का सारा सेल, जी। कि ये जो उमर है, डॉक्टर उमर जो है, इसको ये नहीं समझ आया कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि इसको ये लगा कि अब मैं तो पकड़ा जाऊंगा, हाँ। तो इसलिए सुबह सुबह गाड़ी वहां से निकाल के ले आया। अब ये गाड़ी के अंदर ये बॉम्ब वगैरह सारा तैयार था, सब कुछ था। इन्होंने ये गाड़ी जो है कोई ऐसी जगह पार करनी थी जहां से इसके अंदर मैक्सिमम कैजुअलिटी हो। हम्म। अब हुआ क्या है कि क्योंकि ये एकदम अनट्रैवल हुआ है सारा कुछ, एक के बाद रेड चलते गए हैं। उमर के पीछे भी उसको लगा कि मेरे
पीछे है, तो ये पहले आगे आपने देखा मेट्रो स्टेशन के अंदर से गाड़ी रख दी, उसके जी बाद में निकला बाहर। और मेरे को जो लगता है ये कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं बना हुआ था, जी ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया उसके अंदर उधर। जी क्योंकि इनका जो मंसूबा था वो ऐसी जगह करना था कि हम्म कम से कम वहां 50-100 आदमी मर जाते, काफी ज्यादा और नुकसान होता। जी पर प्रोविडेंस कह लीजिए आप, भगवान की दया कहिए कि ये यहाँ पे हो गया। लोगों की जानें गई हैं, 8-9 लोग जो हैं वो उसी टाइम जो हैं हो गए, खत्म हो गए, और बाकी 10-11 जो हैं वो जख्मी हैं, पर ये बहुत कम हुए। अब चीज ये है कि अभी सारी तारें खुल रही हैं। जी सबसे पहले देखिए, मैं अभी एक और दूसरे चैनल में था, उन्होंने एक सवाल पूछा था, जी ये बताइए ये जो जिहादी मेंटेलिटी है इसका क्या किया जाए। तो मेरा एक ही सवाल था, मैंने एक ही जवाब दिया उनको, मैंने कहा देखिए, मैं जब 90 के दशक से जब कश्मीर घाटी के अंदर ये टेररिज्म फैल रहा था, तो मैंने तब भी कहा था कि जी जितने मदरसे हैं जी उनकी शनाख्त की जाए, उनके जी मौलवियों की शनाख्त की जाए, क्योंकि इस सेल में भी एक मौलवी भी है, और इसकी शनाख्त की जाए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं वहां पे, किस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं उनको बच्चों को, क्या कैसे रेडिकलाइज कर रहे हैं। क्योंकि रेडिकलाइजेशन जो है वो सारी वहां से हो रही है, और ये जब तक आप नहीं बंद करेंगे ये सारा कुछ चलता रहेगा, चाहे वो डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने। क्योंकि जी बचपन में उसने जो सीख लिया, वो 7-10 साल की उम्र में उसने जो जाके ठीक है मदरसे में सीख लिया, वो जी उसके साथ ही चलता रहेगा। जी उसके अंदर कोई ये, अगर बिल्कुल। आप मैं साइकोलॉजिस्ट इस से पे भी बात इसके करेंगे सेकंड वो भी इसके यही बात दूसरे करेगा। दूसरे हिस्से में फिर इस अब पर चर्चा तीसरी करेंगे बात हम ये लोग। है कि ये जो सारा सेल जी है, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं एक इसके दूसरे हिस्से में जो है चर्चा करेंगे। आगे मैं आपके चलती पास फिर आता हूं। तारें चलती रहेंगी। बिल्कुल। थोड़ा कुछ सवाल अभी ले लेते हैं जो पहले राउंड में। रम साहब, ए.के. जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। ए.के. जैन साहब, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे असेस करेंगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? जो कुछ कल सुबह से हमने देखा, किस तरह से प्लॉट को बस्ट किया गया, हरियाणा में बस्ट किया गया, कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी। इस धमाके से पहले 7-8 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार ये धमाका इन्होंने दिल्ली में तो कर ही दिया बहरहाल। लेकिन एक बड़ी कामयाबी भी है, एक जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या फिर जो है वो परेशानी या बेचैनी में उसने ऐसा कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इसको कैसे देखा जाए, कैसे एसेस करेंगे आप इसे? देखिए, शुरुआत होती है इसकी, जी ये आदिल जो है ये सड़कों पे दीवारों के ऊपर पोस्टर्स चिपका रहा था जी जैश ए मोहम्मद के फेवर में। जी उसकी छानबीन की गई, उसको गंभीरता से लोकल पुलिस ने लिया और उन्होंने सीसीटीवीज वगैरह को स्कैन करके पता लगाया कि ये डॉक्टर आदिल का काम है। आदिल की गिरफ्तारी हुई। आदिल की गिरफ्तारी होने के बाद ये पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ। जी फरीदाबाद में रेड्स हुई, फिर उसके बाद तक 6-7 अरेस्ट हो चुकी हैं। अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग इसमें, जो कि डॉक्टर्स हैं जिनका काम है पब्लिक की जान बचाना, जी वो इसमें लिप्त पाए गए हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक है। और किस प्रकार से ये रेडिकलाइज हो गए, क्या इनको परेशानी थी, किसने रेडिकलाइज किया, अभी बहुत सी चीजें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी बाकी है। जी सब पे जांच चल रही है। जो अगर मेरा ये मानना है कि अगर फरीदाबाद का ये ऑपरेशन ना हुआ होता जी और ये धरपकड़ पूरे जे.एंड.के में और हरियाणा में और अन्य स्थानों पे ना की गई होती, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि इसको लेकर सारी एजेंसी सहयोग कर रही हैं, दिल्ली पुलिस का, जे.एंड.के पुलिस का, जी क्योंकि सब ये चाहते हैं कि उनके यहाँ इस प्रकार के एलिमेंट ना पनपने पाए। यूपी की एटीएस भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी तो ये जो घटना, अगर ये फरीदाबाद में रिकवरीज ना हुई होती जी तो मैं नहीं समझता कि कल ये घटना होती। जी या तो ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, ये लेके जा रहा था और इसको गलती से ये ब्लास्ट हो गया, क्योंकि इसमें अब वो डीएनए लिया गया है। जी पता चलेगा कि इसमें गाड़ी के अंदर कितने सवार थे, कितने गाड़ी के अंदर बैठे थे जी जब ये ब्लास्ट हुआ है, जी क्योंकि उसमें से किसी के बचने का कोई काम ही नहीं है। तो अब पता चलेगा कि ये फिदाइन हमलावर थे या ये सुसाइड बॉम्बर्स थे या ये गलती से एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। तो इन सब के ऊपर पूरी छानबीन अभी चल रही है। अभी तो बिल्कुल। इसमें बहुत बहुत इसको डेवलप करना शेष है। अभी तो ये एविडेंस बेस्ड ये इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और इसमें सारी डिजिटल एविडेंस सब पूरी निकालनी होगी, लैपटॉप से, मोबाइल से, कि किस किस के टच में थे, कब कब से थे,
किसने रेडिकलाइज किया, कहाँ कहाँ से इतना सब मटेरियल, एक्सप्लोसिव मटेरियल और जी। वेपन्स और इतना सामान आया। ये अभी तो ये महीनों इन्वेस्टिगेशन चलेगा और अभी तो इसमें बहुत सी गिरफ्तारियां होनी शेष है। ठीक है। तो जैन साहब ने भी ये फर्स्ट अपना जो रिएक्शन है वो दिया है। मैं अब रुख करूंगा डिफेंस एक्सपर्ट राजन जम्वाल साहब का। राजन साहब, अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपने तौर पर इसे बताएं कि ये जो कुछ हुआ है वो कैसे हो पाया। और कई बार जम्मू कश्मीर में अक्सर ऐसी जो घटनाएं अगर हो जाया करती हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई वो बॉर्डर एरिया है और वहां पर जो है वो आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। 10 बार वो कोशिश करते हैं तो एक बार शायद वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हरियाणा में बस्ट कर लिया गया, जम्मू कश्मीर में इतनी बड़े पैमाने पर वहां पर जो है छापे मारे गए, ब्लास्ट से पहले पहले 7-8 जो है वो गिरफ्तारियां हो चुकी थी, दिल्ली में वो कैसे कामयाब हो गया ब्लास्ट करने में? देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना, अभी अपने कैप्टन गौर ने भी बात करी कि भी इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन, मैं इसको जनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन बोलता हूँ जी। ये 2 दिन 4 दिन में नहीं हुआ है। हाँ। ये 1947 से लगातार चल रहा है और अब इस स्टेज पे पहुंच गया था रात से 8-10 साल पहले ही कि वो बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा मीडिया मुगल बने या कुछ भी बने, का जो बेस है, जो उसका वो फैनेटिज्म, वो वहाबिज्म उसके अंदर कन कन में समा चुका है। तो ये मतलब एक किस्म की वो, लेकिन जमाल साहब, राजन सर, हमने अभी देखा था जम्मू कश्मीर में जब बैसरन में जो वहां पर जो हमला हुआ था जिसमें 26 कीमती जानें चली गई थी, हमने देखा था जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर निकल आए थे, सब घरों से बाहर निकल आए, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब, और सब ने एक जबान होकर के इस एक्ट को कंडेम किया था। तो ये भी तो हम देख पा रहे हैं ना। ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये जो जनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, हाँ। ये एक क्रॉस बोर्ड हुआ है जी। फिर पिछले काफी सालों से काफी लोग निकल आए इन द सेंस कि उनको लगा कि भी हमको बेवकूफ बनाया गया है दिस थिंग, एंड ये लोग उसमें से काफी लोग निकल आए, पर एक बड़ा तबका अभी भी है जो उनके साथ है। जहां तक आप बात करते हो कि लोग सड़कों पे निकल आए, देखिए पहलगाम ने क्या किया। पहलगाम ने 26 हमारी कैजुअलिटीज करी, शहीद हुए लोग, पर अंडरबेली हिट होगी कश्मीर की, पेट पे लात पड़ी है कश्मीर के, तो लोगों का बाहर निकलना बिल्कुल संभव था। दैट इज अ टाइम दे रियलाइज्ड कि यार ये तो, आज आप जाके देखिए क्या है कश्मीर में। मैं कल ही कश्मीर से आया हूं, जो होटल 6000 में जाता था आज 1500 से 2000 में जा रहा है। जो शिकारे वाला 2000 लेता था आज वो 300 रुपए में जाने को तैयार है। मतलब पेट पे जब लात पड़ती है तो सब बाहर आते हैं। आप उसको गलत सिग्नल मत लीजिए। देखो, दे मतलब बाहर निकले, बिल्कुल सही बात है, और निकले क्योंकि बिजनेस हिट हुआ है, बिजनेस हिट हुआ है। आई होप बिजनेस फिर रिवाइव हो जाए, पर एक बड़ा तबका अभी भी है जो डेस्परेटली रेडिकलाइज्ड है। उसके लिए हमको एक डेडिकेटेड डी रेडिकलाइजेशन चलानी पड़ेगी। सारी रेडिकलाइजेशन अपना मौलवी और ये जो मतलब इस टाइप के लोग हैं वो करते हैं। तो मेरे को एक समझ नहीं आता कि एक सबसे बड़ा अच्छा कानून है मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1988, बड़ा अच्छा कानून, बिल्कुल क्लियर है कि जिस रिलीजियस प्लेस पे इररिस्पेक्टेड, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, अगर कोई पॉलिटिकल या एंटी इंडिया कुछ स्पीच दी जाती है, वो उसकी मैनेजमेंट का फर्ज है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दाखिल करे, किसने दिया, क्यों किया, कब बोला, नहीं तो पुलिस टू सील दैट प्लेस। ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, मेरे को समझ ही नहीं आती है। मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1988, आप चेक करके देखिए, ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। वो ठीक है, बना उस वक्त पंजाब के लिए था, बट आज इसकी जरूरत कश्मीर में है। इनफैक्ट आज क्यों, आज से 5 साल पहले भी थी, बट हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम तो बात ये कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मैं करूं कहां से शुरू हो रहा है ये, तो खत्म भी वहीं से होगा। ठीक है, आप उसको कंट्रोल कीजिए जी, आपका रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कंट्रोल, जहां से कोई आग निकल रही है तो वहीं तो पानी फेंकोगे ना, यू कांट थ्रोइंग एट अ थर्ड प्लेस। आग तो वहीं से निकल रही है, यू हैव टू कंट्रोल दिस प्लेस कि दे रिमेन रिलीजियस।
and not places of where they breed radicalism, where they breed terrorism. You can't let them. कोई भी religious place हो, irrespective मंदिर हो या गुरुद्वारा साहब हो या मस्जिद हो, you जी। can't let it become. You ठीक है। can't let it become. The लेकिन nation लेकिन can't afford. लेकिन इसका दो स्टेप है ना। मेरा सवाल बार बार इस बात को लेकर के है कि हमारे पास किसी ऐसे थ्रेट से निपटने के लिए पूरा सिस्टम भी है, हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी सेना है, हमारे देश के अंदर पुलिस है, हमारे खुफिया विभाग हैं, ये सब कुछ भी तो है ना। तो इसमें भी तो कुछ काम कर रहा है ना। और जैसा जैसे हम लोग जिक्र कर भी रहे हैं कि काफी बड़ी कामयाबी हासिल की, फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव जो है वो जब्त कर लिया गया, डिटेशन भी हो गई। लेकिन इस पार्ट पर भी काम बेशक किया जा रहा है। इसी बात को तो वहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी बार बार कहते रहे हैं कि अभी जो लोग ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते या समझ में नहीं आता कि शायद ये वैसी किसी सोच के हैं, इनके कुछ मंसूबे ऐसे हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब में है या व्हाइट कॉलर दिखते हैं, लेकिन वो भी ऐसे हो सकते हैं। ऐसे कईयों के खिलाफ वहां पर एक्शन हो चुका है, उन्हें सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। तेजिंदर जी, मैं आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूं। दो इसके पहलू हैं, एक है कि बीमारी पनप कैसे रही है और एक है कि बीमारी को हम पनप से रोके कैसे, बीमारी हो गई तो उसका इलाज कैसे करें। तो अभी किस स्टेज में हम देखते हैं इसे? और देखिए विशाल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप जिस तरह आपने भी इस बात को छेड़ा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है एलजी मनोज सिन्हा के अंडर, उसने पिछले 5 सालों में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है कि ये जितने भी वाइट कॉलर लोग हैं जो आतंकवाद में मुलविस थे, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट की हैं जी। अभी तक लगभग 80 के करीब ऐसे लोग हैं और उसमें कई डॉक्टर भी। अगर आपको याद होगा आसिया नीलोफर वाला केस, जिसमें डॉक्टर्स ने हालात खराब करने के लिए गलत रिपोर्ट दी थी, उन डॉक्टर्स की सर्विसेज भी टर्मिनेट की जी। लेकिन अफसोस की बात ये रहती है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि देखिए जी, जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है, उन पे एक्शन लिया जा रहा है, ये गलत है। देखिए आज जब वही जो डॉक्टर जो सरकारी खर्चे पे, आप देखिए आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी पे ये लोगों ने एमबीबीएस की ट्रेनिंग की है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के छात्र रहे हैं, वहां पर इन्होंने एमबीबीएस किया है। वहां पर किनका पैसा है? आपका और मेरा, टैक्स पेयर मनी, टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों ने उससे अपनी डिग्रियां की। लेकिन इनकी सोच क्या थी, मानसिकता क्या थी? प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान के फेवर में। और उन्हीं टैक्स पेयर्स को इन्होंने मारा, लगभग 12 बेगुनाह लोगों को मार दिया, 28 जख्मी हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को आज इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जब इन आतंकवादियों पे, आतंकवादी समर्थकों पे एक्शन लिया जाता है, तब तो आप अपोज करते हैं, तब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। लेकिन जब यही लोग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो क्यों सांप सूंघ जाता है? आज वो पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं? क्योंकि देखिए जब रेडिकलाइजेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये कश्मीरी यूथ के साथ खड़े हों, देश के साथ खड़े हों। और जब उन आतंकवादी एलिमेंट्स पे एक्शन लिया जाता है तब ये देश के साथ खड़े हों। आज अभी सब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इन डॉक्टर्स के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, डॉक्टर आदिल के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, डॉक्टर उमर के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। इससे क्या होता है कि जो दूसरे जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी आतंकवाद की राह अपनाएं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो पीछे बैठी हुई हैं हमें सपोर्ट करने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगी। जी जी बिल्कुल, ये काफी अहम है। मैंने भी कहा कि हर लेवल पर कई चीजें हैं कि एक तो जो आपने बताया कि इनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। जो अभी कैप्टन साहब ने कहा, अनिल गौर साहब ने, कि भाई इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, सोच कहां से पनप रही है। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है कि उस तरफ काम करना है, जैसे जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें हम जो है इसकी जो रूट्स है, जो जड़ है, वहां तक उस पर हमला करना है। और जो चाहे सीधे तौर पर कोई आतंकी हो या ओजीडब्ल्यू हो या उसका किसी भी तरह से वो मददगार हो, लेकिन इस सब के बीच अगर कुछ हो रही है, चीजें हो जा रही हैं, तो फिर उसमें हमारा जो एक्शन है, जैसे अभी मीटिंगें हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंगें हो रही हैं, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज जब हो जाती है तो उस पर भी तो हमें नजर डालना पड़ेगा, हो कैसे गई। अगर एक्सप्लोसिव दिल्ली तक पहुंच गया तो कैसे पहुंच गया? जवाल साहब, दिल्ली पहुंच कैसे गया एक्सप्लोसिव?
हैदराबाद, अगर वो फरीदाबाद में पकड़ा जा सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, हमारी पुलिस इस वक्त मैन पावर इंटेंसिव है। आप बताइए कैसे एक्सप्लोजिव पकड़ेंगे? क्या आपकी पुलिस के पास एक्सप्लोजिव वेपर डिटेक्टर्स हैं? इस वक्त 25-30 लाख का आता है एक वो टेक्नोलॉजी है। आप तलाशी करते हैं, क्या फिजिकली पॉसिबल है हर गाड़ी की लगातार हर 5 किलोमीटर के ऊपर तलाशी करना? आपने इंट्रोड्यूस करी टेक्नोलॉजी वेपर डिटेक्शन। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप यूएस के एयरपोर्ट और अपने एयरपोर्ट में अंतर नहीं देखते हैं। आपको कितना टाइम लगता है? वो तलाशी पे सारा कुछ मुनस्सर है। उधर आप सिर्फ वॉक करते हैं, आपके अंदर कुछ भी है बॉडी स्कैनर में आ जाता है। अगर आप थोड़ा 1 ग्राम भी एक्सप्लोजिव होगा, उसका स्कैनर टीटी करना शुरू कर देता है। वेरएज़ आप अभी भी मेटल डिटेक्टर लेके घूम रहे हैं। तो मतलब आपके यू हैव नॉट इंडक्टेड द राइट टेक्नोलॉजीज। पुलिसिंग अभी भी लॉ एनफोर्समेंट है जी। पुलिस का मतलब ये जो काम है टेररिस्ट को पकड़ना या नजर रखना, ये उसके काम में एक बड़ा छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर, मैन पावर की कमी है। वो एक एसएचओ मतलब उतने आदमियों के साथ उतने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, कहते हैं इतना बहुत है। तो हर एक के ऊपर नजर रखना, ये करना वो करना जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। नाइदर ही इज इक्विप्ड, नाइदर ही इज ट्रेन्ड। तो काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट करने की जरूरत है। इनफैक्ट जैन साहब इस पे मेरे से शायद ज्यादा बेहतर बोल सके, बट वो भी मानेंगे कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। यू हैव टू एम्पावर देम मोर। ठीक है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, रोका जा सकता है। अब अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हो, अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर है, आपको पता है, नाइट्रोजन बेस्ड। वो किसी भी दुकान से जो लाइसेंस शुदा दुकानें हैं उन पे बिकता है। ये कश्मीर से ले जाने की जरूरत नहीं है उसको या दिल्ली से। वो किसी अपनी जमीन का कागज दिखा के कि मेरे पास 10 कनाल जमीन है, उसको एक क्वांटिटी अलॉट हो जाती है, उतनी बोरियां उठा के घर ले जाएगा। आप इसको कैसे रोकोगे? ऑब्वियसली उन्होंने 50 फार्मर से खरीदा है वो। एंड ये बारूद बनता है जब इसके साथ ऐसे आपने आरडीएक्स मिक्स कर दिया तो एमट्रेक्स करके बारूद बनता है। जब इसमें टीएनटी मिक्स करोगे एमटॉल करके बारूद बनता है, हाई एक्सप्लोजिव। अपने आप में ये सिर्फ इंसिडरी है। इंसिडरी मतलब जो आग ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये वो है। सो इसकी प्रोक्योरमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड यू physically cannot unload every vehicle that comes into Delhi and do it unless you have this equipment. So इसमें मतलब मैं इसको कोई पुलिस की वो नहीं मानता कि भी कमजोरी है, कोई चूक नहीं है, बिल्कुल जी। वो जो जितना उनके पास मैन पावर और इक्विपमेंट और जो है उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि अब इसमें चूंकि ये भी हमने देखा, जैन साहब मैं चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें और साथ ही साथ ये बताएं हमें कि हमने ये पहले भी कहा था, हमारे वजीर आजम ने कहा था, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर, चूंकि देखिए इसका लिंक सरहद के उस पार से, ये बात लगभग अब तय है, तो अगर ये सरहद के पार से है और ये दिल्ली तक में उन्होंने ये नापाक अपने इरादे को अंजाम देने की कोशिश की है, तो क्या इसे फिर उस डेफिनेशन के तहत माना जाएगा कि इज इट एक्ट ऑफ वॉर? इसे कैसे देखेंगे जैन साहब? देखिए, ये पॉलिटिशियंस का काम है, वो इसको किस प्रकार से लेते हैं। हमारा काम तो ये है कि हम ग्राउंड बेस्ड पुलिसिंग करें, ठीक है, और किस प्रकार से पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, किस प्रकार पब्लिक को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान इस पे दिया जाना चाहिए कि जो भारी संख्या में वैकेंसीज हैं पुलिस फोर्स में, उनकी पूर्ति की जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए काम किया जाए, और ट्रेनिंग समय समय पर जवानों की होती रहे, जो कि नहीं हो पाती है क्योंकि अंडर स्टाफिंग है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज डेवलप की जाएं। ये इस सब के ऊपर काम चल रहा है, थोड़ी अवेयरनेस हुई है, पर बहुत से स्टेट्स में अभी भी बहुत भारी संख्या में रिक्तियां हैं जी। मैं जैसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आने के बाद से 2.25 लाख भर्तियां की हैं जी। आप सोच सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज रही होंगी, और अभी भी वैकेंसी है, अभी 25,000 की फिर भर्ती चल रही है। तो लगातार ये प्रक्रिया जब तक नहीं चलेगी, और गाड़ियां आ रही हैं नई, कंट्रोल रूम्स को सुसज्जित किया जा रहा है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बन रही हैं, ये सब किया जाना जरूरी है। एक्चुअली पुलिस के ऊपर खर्च कम होता है, और जब उसका बजट बहुत लिमिटेड होता है तो जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर भी मेरा ये मानना है
कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध जी। हैं उनसे हमको मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ तालमेल बैठाकर जी। ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ एक फाइनल स्ट्राइक हमको करनी होगी, और वो किया भी जा रहा है। और ये भी जो है मॉड्यूल, मेरा मानना है कि अगले एक आध महीने में इसके जहां जहां से तार जुड़े हैं सब पे जी। कार्रवाई हो जाएगी, जी। और होनी भी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोग जमानत पे बाहर ना निकल सकें। जी। अब अगर जमानत पे बाहर आ गए तो फिर यही हरकतें करेंगे, ये सुधरने वाले कतई नहीं हैं। जी। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे के लिए, अन्य के लिए एक नजीर बने कि उस केस में शिरकत की थी तो देखिए उसका अंजाम क्या हुआ। जी। कैप्टन अनिल गौड़ साहब, एक सवाल छोटा सा मुझे चाहूंगा, उसका जवाब आप जरूर दें, फिर मुझे तेंदुआ जी के पास जाना है। कि मेरा सवाल ये है कि ऐसे तमाम मामलों के बाद हम चर्चा करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है और कुछ जानों का हमारा ज़ियां हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी ये बात हो रही कि रेडिकलाइजेशन को कम कैसे किया जाए, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन रेडिकलाइजेशन को कम करने के लिए मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लान आप क्या देख पाते हैं कि क्या है शॉर्ट टर्म प्लान ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए? तो यही है जो मैंने बताया आपको कि किस हिसाब से आपकी जो एक्टिव पुलिसिंग है, जो आप सोशल मीडिया है और आपके जो इंटरनेट है, आपका जो बाकी चैनल्स हैं, ये सारे, इवन आपका डार्क नेट वगैरह जो है आजकल, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है जी। और वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए अमेरिका के अंदर जब ये हुआ, उनका 9/11 हुआ, उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी बनाया। जी। आज अमेरिका के अंदर आप कोई मेल भेजें जिसके अंदर कोई ऐसी वर्ड एक यूज कर लें, आपको इमीडिएटली आपके घर में दूसरे तीसरे दिन FBI पहुंच जाएगी। जी। इसका मतलब मॉनिटरिंग पूरी है वो। ये हमारे को हिंदुस्तान में करना पड़ेगा, अब टाइम आ गया है वो, क्योंकि इतना ये कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट और कम्युनिकेशन चैनल सोशल मीडिया वगैरह का चल रहा है, इसको खंगालना पड़ेगा। और ये लोग जो है, ये भी जो सारा मॉड्यूल है, सारा कुछ जो है, ये वही कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो जैन साहब ने भी बताया और जो जवाल साहब ने भी बताया, देखिए पुलिस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी नफरी पूरी नहीं होती। हमने देखा यहाँ पे एक थाना है, थाने के अंदर उसकी जो नफरी का ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 550 लोग हैं, उसके बाद बाजार के बाद 250 लोग नहीं होते जी। तो वो कैसे करेगा काम, बताइए ना मेरे को। तो ये दूसरी बात है। तीसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मस्जिदों के अंदर, ये मदरसों के अंदर, मस्जिदों नहीं मदरसों के अंदर जी। जी। क्या पढ़ाया जा रहा है और मौलवी कहां से आया है, जी। वो उसकी शिनाख्त करके बड़ा जरूरी है। जी। उसको दैट हैज टू कम अंडर द गवर्नमेंट कि भाई कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, सिलेबस क्या है वहां पे। बिल्कुल, उसका सिलेबस क्या है, इस पे गौर ख्वास किया जाए। सिलेबस जो है वो उसको सिलेबस को तय किया जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही ये पॉइंट उठाया है कि अगर कहीं किसी भी ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसी तालीम दी जा रही है जो रेडिकलाइजेशन की तरफ लोगों को कदम बढ़ाने पर मजबूर करता है, तो ये तो इसको बिल्कुल नजर होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ शॉर्ट टर्म चीजें होंगी, कुछ लॉन्ग टर्म चीजें होंगी, तो इसको कैसे आगे आगे बढ़ सकते हैं। तेंदुआ जी, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर, ये कहा जाता है कि वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और मिसाल बना है पिछले 10-12 सालों में, जिस तरह से खास तौर से ऐसी चीज़ों को रोकने की तरफ, एक तरफ वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने पर लगातार जोर है, एक तरफ वहाँ अमन अमान कायम करने पर लगातार जोर है, दूसरी तरफ इस पर लगातार फोकस है कि कैसे जो टेररिज्म है या इस तरह की जो सोच है या जो टेररिस्ट के साथ जो देने वाले लोग हैं, OGW हैं, जो उन तमाम को स्टेप बाय स्टेप, हमने वहाँ ये भी देखा कि उनके प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की गई हैं। आपने खुद बताया कि 80 के आसपास ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में थे, अलग अलग शोबे में, उनको जब पता चला कि इन कहीं ना कहीं से ये मुलविस हैं टेररिज्म में या उनके साथी के तौर पर हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तमाम इंसिडेंट रुक जाएं, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है? बता रहे थे कि पुलिसिंग की जरूरत है और पुलिसिंग के लिए नफरी की जरूरत है, यानी पुलिस पर्सनल की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ दिन पहले ना मैं एक सीनियर अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था और एक छोटी सी चीज को हम डिस्कस कर रहे थे कि उस इलाके में चोरियां बहुत हो रही हैं जी। तो उस अधिकारी ने मुझे अपनी जो उनकी प्रॉब्लम है वो बताई। बोला 1970s में वो पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1970 के दशक में जी। और तब उस पुलिस स्टेशन की जो स्ट्रेंथ थी वो 43 पर्सनल रखी गई थी, यानी टोटल SHO या बाकी जितने भी अधिकारी मिला के वहां पर
43 लोग होने चाहिए थे जी। और आज जो 2025 में उस पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ जो है वो 22 घट के रह गई है। अच्छा। तो इतने सालों में जहां आबादी इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं वो भी अब कई ना जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उनसे उनकी स्ट्रेंथ कम है। जी। तो ये तो रही बात। देखिए पुलिस फोर्सेस जो हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, इसमें जी। कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है। जी। लेकिन हाँ, जितने अभी रिसोर्सेज हैं, जितने कम रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। जहां जी। रेडिकलाइजेशन हो रही है वहां देखिए, मैं एक चीज में आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में जितने भी एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, जितने भी मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, जी। उसमें जितना बड़ा रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का होता है उसका आप कहीं से भी मुकाबला किसी और के बिल्कुल। साथ नहीं कर सकते। सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर का पुलिस का आता है और फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई फोर्स लड़ती है। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पुलिस फोर्स ने अपनी जान गंवाई है देश की सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए, वो जम्मू कश्मीर पुलिस है। लेकिन बेशक, हाँ, बेशक। जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इक्विपमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं नफरी की कमी है। और आजकल जिस तरह की एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान लड़ रहा है, आपने देखा आतंकी हमले पहले कश्मीर, जिस तरह हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि 2019 से पहले कश्मीर घाटी जो टारगेट था, उसके बाद फिर आपका जम्मू रीजन पे आतंकी हमले बढ़े, बाटा दूरियां हुआ, जी। डांगरी हुआ, पुंछ हुआ, इवन जम्मू हुआ, किश्तवाड़, कठुआ, सांबा, यहाँ पर आतंकी देखे गए, आतंकी हमले हुए। हाँ। तो आतंकवाद का फोकस जो था जम्मू की तरफ था। जी। तो अब जो है हमने जो पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली को टारगेट बनाया गया, फरीदाबाद में इतना बड़ा हथियारों का जखीरा जी। बरामद किया गया, तो अभी जरूरत यह है जी। कि जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है हाँ। वो, और जो ग्राउंड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस जी। एजेंसीज और वेरियस पुलिस फोर्सेस, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखिए ये बात आपको बिल्कुल। माननी पड़ेगी, जब तक आपका पड़ोसी बिल्कुल। मुल्क पाकिस्तान है जिसका ये एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जिनकी ये सरकारी पॉलिसी है आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद बिल्कुल, को इसमें एक्सपोर्ट कोई करना, दो राय नहीं थे तब तक जी। पूरी तरह से जी हाँ। जी। जी जी। जी तो आप इस लड़ सकते हैं बट खात्मा नहीं कर सकते आतंकवाद का, जी, जब तक पाकिस्तान आपका पड़ोसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो सबक पड़ोसियां बदल सिखाना नहीं सकते। जरूरी पाकिस्तान को है और इसीलिए सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाने की तरफ कदम बढ़ सके। आवाज तो लोगों के ये भी उठ रही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो से हम एक बार फिर से होता देखेंगे, जो कि तो हमारा पड़ोसी ऐसा है जो लगातार वो ऐसी हरकतें करता रहता है और उसके नतीजे में तमाम चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो इंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम हमारे खास मेहमानों का जो भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया।